उसके अकॉर्डिंग जो है आगे हम चलते हैं। तो हमारा जो है वाच्य में कृत्यवाच्य हो गया था, कर्म वाच्य की डेफिनेशन हो गई थी, उसके उदाहरण के द्वारा हमने समझा दी थी। अब क्या होता है, जो आपका कर्म वाच्य जो है उसकी स्थितियां होती हैं कि जैसे मैंने कोई कर्म किया है, तो कर्म का अर्थ क्या होता है, फल। तो मुझे क्या मिलेगा, फल की प्राप्ति मिलेगी। तो वो फल जो है मुझे किन स्थितियों में मिलेगा, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके द्वारा मुझे फल मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कर्म जो वाच्य है उसकी दो स्थितियां होती है। कौन कौन सी होती है अपन यहां पर लिखते हैं, ध्यानपूर्वक क्लास पे ध्यान देना। जहां नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, मैं रिपीट कर दूंगा। तो हमारा सेकंड था कर्मवाच्य, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, कैसे क्या होता है ये चीज भी हमने आपको बता दी। तो ये कर्मवाच्य की जो है दो स्थितियां होती है। आपसे पूछे भाई मुझे कर्म जो है, फल जो है वो कितनी स्थितियों में प्राप्त होगा, तो कितनी स्थितियों में प्राप्त होगा, दो स्थितियों। ओके, कौन कौन सी होती है, पहली होती है कर्ता युक्त, और सेकंड जो है वो आपकी होती है कर्ता रहित, कर्ता रहित। इसमें युक्त और लिख लेना नीचे। तो ये जो दो हैं ये कर्म वाच्य की क्या होती हैं, स्थितियां होती हैं। अब कर्ता युक्त कैसे रहेगी और कर्ता रहित कैसे रहेगी, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपनी कर्ता युक्त। भाई अगर मुझे क्या से पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता युक्त कर्म वाच्य है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कर्म वाच्य में कौन सी स्थिति है, ये चीज नहीं पूछेगा। ये एक मैं आपको जर्नल नॉलेज के तरीके से बता रहा हूं। अगर वाक्य में आपके पास मिल जाए, अगर आपको पहचान नहीं करनी आ रही कि भाई कौन सा वाच्य है, तो आप जो है पहचान किस प्रकार से करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है कर्म की दो स्थितियां बताई कि अगर ये चीज मिलती है तो आपको जो है कर्म वाच्य होगा, इन दोनों स्थितियों में से कोई सी भी एक मिलती है। ठीक है, तो कर्ता युक्त कैसे होगा, जब आपके पास कोई वाक्य दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वाक्य, जो वाक्य दिया गया है उसमें क्या होगा, तो यहां लिख लीजिए, जब वाक्य में कौन, कर्ता, देखो कर्ता युक्त, युक्त मतलब जॉइंट, जुड़ा हुआ। अगर युक्त का आपको हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो किसके साथ जुड़ा हुआ, कर्ता के साथ। तो हम कह सकते हैं जब वाक्य में कर्ता क्या होता है, मौजूद होता है या विद्यमान होता है। एक बार दोबारा से ले लेते हैं बेटा। हमारा वो चीज हो गई थी, तो हमारा था फर्स्ट नंबर पे कर्ता युक्त, कर्ता युक्त। तो कर्ता युक्त में क्या होगा, जब वाक्य में कर्ता मौजूद या विद्यमान, विद्यमान हो तो वह तिर्यक
मैथ में पढ़ा होगा ना, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक कारक की स्थिति में होगा। इसी के साथ क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको लिखा तिर्यक कारक की स्थिति, तो ये शायद मेरे हिसाब से आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। तो इसका मीन क्या होता है, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो कर्ता कारक है, इस कर्ता कारक का मैंने कल आपको एक विभक्ति चिन्ह बताया था। क्या बताया था? नहीं, ये चीज बताया था। तो इसका मीन क्या हो गया कि जो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है ने, उसके साथ ये क्या होगा, मिलेगा। तो क्या होगा, वो कर्ता युक्त कर्म वाच्य। अगर इसके साथ नहीं मिलता तो वो क्या होगा, कर्ता रहित कर्म वाच्य। ये चीज है। तो इसको आप अर्थात करके लिख सकते हो। मैं अलग पेन से लिख देता हूं इसको। अर्थात, इसका मीन क्या है, अर्थात का मतलब है इसका मीन। तो लिखिए, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह कौन सा होता है, ने, यही होता है, युक्त होगा। या इसको आपको कई जो टीचर हैं ये भी कह सकते हैं कर्ता चिन्ह अर्थात विभक्ति। इसको जो कर्ता जो चिन्ह है, कर्ता कारक का जो चिन्ह है, इसको वो ये भी बोल सकते हैं, इसको विभक्ति। तो मैंने दोनों चीज आपके सामने लिख दी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। युक्त होगा तथा ऐसी स्थिति कौन सी, जिसमें ने विभक्ति आपको मिलेगी। ऐसी स्थिति में क्रिया जो है, भाई आना है, जाना है, खोना है, नहाना है, धोना है, ये सभी की सभी क्या है, क्रिया। ये जो क्रिया है आपको भूतकाली की अर्थात बीते समय की, इसका मतलब क्या है, भूतकालिक यानी भूतकाल। भाई तीन काल होते हैं ना, उसी प्रकार से यानी क्रिया क्या हो चुकी होगी, घटित हो चुकी होगी, यानी वो क्रिया पूर्ण की जा चुकी होगी। तो इसमें आप लिख सकते हो क्रिया बीते समय की या फिर भूतकालिक होगी। अगर ऐसी स्थिति मिलती है, कब मिलेगी, ये चीज आप ध्यान देना। जब आपके पास कर्ता कारक दिया गया हो और उस कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति, ये जो नई विभक्ति है, ये आपको मिले उस वाक्य में। अगर नई विभक्ति मिल गई तो जो क्रिया है, जो उसकी क्रिया है, जो उसने कार्य किया है, भाई नहाया है, धोया है, खाया है, पिया है, बोला है, चला है, जो भी है, वो क्रिया जो है वो कब कैसी मिलेगी आपको, भूतकालिक मिलेगी, यानी क्रिया जो है बीत चुकी होगी। जैसे मैं कहूं कि अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया होगा। होगा अगर मैं देता हूं तो वो क्या इसमें चला गया, फ्यूचर में, आपका फ्यूचर में चला गया। भाई शायद पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ा। अगर मैं इसको लेता हूं कि भाई प्रवीण ने दूध प्रवीण ने दूध पिया। अब वो पिया कब था, ये आपको नहीं पता कि 8 बजे पिया था, 7 बजे पिया था, 6 बजे पिया था, अर्थात वो उसके द्वारा जो पीना जो अभिक्रिया है वो क्या हो चुकी, पूर्ण हो चुकी। तो यहां तक जो मैंने लिखा वो समझ में आया। फिर हम जो है इसका उदाहरण लेते हैं। मानवेंद्र के क्या होगा, फीवर। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको राइट डाउन चाहे मत कीजिए, बट इसको थोड़ा सा कानों में ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा रिलीव कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, क्योंकि देखो थोड़ा सा लाइव में एक जो चीज आप नोट्स को पढ़ो और एक उस चीज को पढ़ते हुए खुद देखो और समझो, क्योंकि एक लिखित लिखित चीज आपको दिखती है तो उससे तो कोई भी पढ़ सकता है, सभी अपने आप में टीचर बन जाएंगे, लेकिन उस चीज को किस तरीके से समझना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा बस सुन लीजिए, आपके वैसे रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी ये चीज, कभी भी इसको राइट डाउन कर सकते हो आप, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे चलते। तो देखो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास है, मैंने अभी बोला, क्या बोला था, प्रवीण। प्रवीण कौन हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता के बाद मैंने जो है विभक्ति चिन्ह क्या लगा दिया, ने लगा दिया। प्रवीण ने दूध, और यहां पर क्या लिख दिया, क्रिया पिया। ये आ ई ए, ये पढ़ा होगा ना आपने, टेंस पढ़ते हो ना इंग्लिश में, तो उसकी पहचान क्या होती है हिंदी वाक्यों में, या ये ई आ ए ई, यही चीज होता है ना। जो आपका पास्ट जो सिंपल है उसमें यही मिलती है, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं था थे थी, यही होता है ना। चलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या मिला, कर्ता कौन हो गया, प्रवीण। ने क्या हो गई आपकी, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, ने आ गया विभक्ति चिन्ह में, और पिया जो है वो क्या हो गई आपकी, क्रिया। अब ये जो क्रिया है ये कैसी है, भूतकालिक। कैसी है, भूतकालिक, यानी वो किस समय उसने इस कार्य को किया ये हमें नहीं पता, यानी बीत चुकी, बीता हुआ समय, आप बोलते हो ना इसको पास्ट टेंस को, बीता हुआ समय। तो आपके पास कर्ता मौजूद हो, यानी कर्ता के द्वारा वो क्रिया की जाएगी, क्योंकि इसका फल सिर्फ किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा। और कर्ता है तो उसके साथ अगर जो क्रिया है भूतकालिक में चली गई तो आपको ने विभक्ति कर्ता के तुरंत पश्चात, मैंने आपको कल बताया था, अगर कर्ता के तुरंत पश्चात ने विभक्ति अगर आपको मिलती है और क्रिया जो है किसमें हो, भूतकालिक में हो, तो वो जो है किसका उदाहरण होगा, कर्म वाच्य का उदाहरण होगा। तो उसमें कौन सा वाच्य उपस्थित होगा, कर्म वाच्य। तो ये चीज आपकी फर्स्ट होगी। अब सेकंड जो है, इसमें आपसे अगर मैं पूछ लेता हूं, जैसे आप मुझे सभी बताना, आपके सामने लिख रहा हूं, मैं कहता हूं जय ने मिठाई, और यहां लिख दिया खाई, इसमें कृतवाच्य है या फिर कर्मवाच्य, मुझे बताइए। ए में तो आपका मिलेगा कृत्य, बी में मिलेगा कर्म, तो कौन सा वाच्य है, ए व बी में आंसर दे दीजिए, फास्ट दीजिए। ए में तो कृत्यवाच्य, बी में ऑप्शनल है आपका कर्मवाच्य, तो ए आएगा इस सेंटेंस में, बी आएगा। सभी सो गए क्या, कृष ए, विपिन बी, पटेल साहब नहीं पता तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत, जो भी आपका आंसर। देखो बेटा विपिन, आपके पास जय जो है वो तो क्या हो गया, कर्ता, कर्ता हो गया।
उस कर्ता के साथ ने विभक्ति आ गई और ये खाई, कब खाई मुझे पता है, ये क्रिया किस में चली गई, भूतकालिक। जब क्रिया भूतकालिक में हो और ने विभक्ति चिन्ह हो, ने क्या है, विभक्ति चिन्ह, जब ये दो चीजें आपको मिल रही है तो आपका उसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्म वाच्य नाम मिल रही है आपको, किसमें मिल रही है, कर्म, यानी कर्ता के साथ, और कर्ता के साथ जब आपको मिलेगी तो वो चीजें जो है आपको किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, कर्ता युक्त। ठीक है, तो कर्ता युक्त है तो कौन सा उदाहरण होगा, कर्म वाच्य का। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास आपका, कौन सा था, कर्ता रहित कर्म वाच्य। कर्ता रहित कर्म वाच्य कैसे होगा, इसको समझना। इसमें आपको क्या मिलेगा कि जो कर्ता रहित कर्म वाच्य, इसकी स्थिति, इसकी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष, यानी सामने, कर्ता के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। कैसी होती है, संयुक्त। ओके, अगर कर्मवाच्य हो उस सेंटेंस में और कैसा हो, कर्ता रहित, यानी कर्ता के बिना, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया है वो कैसे मिलेगी, संयुक्त होगी। ठीक है, और कर्ता के रूप में ही वो क्रिया क्या रहेगी, प्रयुक्त होती है, यानी मिली होती है। जैसे मैं अगर आपसे के पास लिखता हूं कि मैं आपको क्या करवा रहा हूं, अध्ययन करवा रहा हूं, अध्ययन करवा रहा हूं, और दूसरी तरफ जो है प्रवीण जो है वो क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो आपका उदाहरण जैसे क्या हो सकता है कि एक और अध्ययन हो रहा था, कोमा, और दूसरी ओर क्या हो रहा है, क्या कर रहा था प्रवीण, मैच खेल रहा था या गेम खेल रहा था। मैच चल, आईपीएल चल रहे होंगे ना, रहा था। देखो, इन दोनों में आपके पास कॉमन चीज क्या है,
आपको जो क्रिया है वो कैसी मिली है? भूतकालिक, भूतकालिक मिली है। रहा था, अध्ययन हो रहा था, मैच चल रहा था। समझ में आ गया? भूतकालिक मिलेगी, लेकिन किसके आधार पे? इसमें कर्ता मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये कहलाता है कर्ता रहित कर्म वाच्य। तो ये दो स्थितियां होती है कर्म वाच्य की। यहां तक आपकी समझ में आया? यस एंड नो, आंसर दे दीजिए हाँ या ना में। चलो विपिन। रिपीट, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। एक मिनट, देखो सेकंड उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं राम, ठीक है, की घड़ी, दवा लिख देते, की दवा चुरा ली गई। ओके, और कोमा लगा लेते और रहने देते। चोर पकड़ लिए गए। ओके, ये चीज आपके पास है। अब इसमें क्या है कि यहां पर आपको क्या मिला? भूतकालिक ई बताया था, ए या ये बताया था मैंने, भूतकाल के हिंदी वाक्यों में पहचान। तो ई मिल गया, चुरा ली गई और पकड़ लिए गए, लास्ट में आ गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? भूतकालिक, भूतकाल में क्रिया हो चुकी। अब यहां पर आपको सिर्फ क्या मिल गया? कर्ता मिल गया। राम मिल गया, चोर मिल गया। राम तो एक पर्सन हो गया कर्ता, लेकिन चोर भी एक क्या हो गया? कर्ता हो गया। समझ में आ गया? तो चोर जो है किसके द्वारा पकड़ लिए गए, ये चीज आपको जो है यहां पर निहित नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कर्ता रहित ये क्या कहलाएगा? कर्म वाच्य कहलाएगा, जिसमें हमें ये नहीं पता चल रहा चोर जो है किसके द्वारा पकड़ लिए गए, राम की दवा किसके द्वारा चुरा ली गई। तो वहां पर जो है कर्म वाच्य होता है, लेकिन कैसा? कर्ता रहित। तो अगर मेनली चीज ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सेंटेंस आपको दिया गया है और उसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति मिल रही है जब तो, और लास्ट में क्या मिले? क्रिया जो है भूतकालिक मिले, जब तो कहलाएगा कर्मवाच्य। दूसरी चीज, आपके पास लास्ट में जो क्रिया है वो किसके साथ हो? भूतकालिक के साथ हो, यानी बीत गई हो, तो भी आपका कर्म वाच्य कहलाएगा। ये दो चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में आप क्या होगे, अलग अलग सेंटेंस आएंगे, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो कर्म वाच्य की पहचान याद रखना, मैं लिखवा देता हूं कर्म वाच्य की पहचान। क्योंकि जो ने जो है विभक्ति आपको कृत्यवाच्य में भी मिलती है, पता है ना, लिखवाया था मैंने। पहली पहचान क्या है? अगर विभक्ति क्या मिले? ने मिले, प्लस में क्रिया जो है कैसी होनी चाहिए? भूतकालिक, क्रिया भूतकालिक। समझ में आ गया? दूसरी चीज,
अगर उसके साथ ने विभक्ति नहीं मिले लेकिन क्रिया क्या होनी चाहिए, भूतकालिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भूतकालिक। क्रिया लास्ट में भूतकालिक है, समझ लो कर्म वाच्य है। ठीक है, ये दो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आ गया प्रवीण समझ में? हाँ या ना? चलो क्रिश, विपिन, विपिन कहाँ गया? प्रवीण पटेल नहीं आया बेटा समझ में? चलो तो और उदाहरण लेते हैं। नहीं हो, नहीं हो, अच्छा अच्छा। देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कर्म वाच्य है उसमें जो क्रिया है, उसमें क्या है, क्रिया, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, भूतकाल में होनी चाहिए। उस सेंटेंस में ने अगर लग गया, उस वाक्य में कर्ता के बाद क्या मिल गया, ने, तो आपका क्या होगा, कर्ता युक्त। अगर उसमें से ने हट गया तो कर्ता रहित। ये दो चीज होती है। जैसे हम उदाहरण यहां पर लेते हैं, एक मिनट, उदाहरण ले लेते दोबारा से। मैं कहता हूं कि सीता ने खाना बनाया होगा। ओके, पहला तो ये वाक्य होगा। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। ओके, अब देखो, इसमें कर्ता कौन है, सीता। इसमें कर्ता कौन है, अध्यापक। इसमें जो है विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, ने, क्योंकि हमारे पास कर्ता मौजूद है, और कर्ता मौजूद है और ने विभक्ति चिन्ह आ गया, दोनों में सेम चीज। अब लास्ट में जो पढ़ाना है वो क्रिया होगा, कब पढ़ाया होगा नहीं पता, कब बनाया होगा नहीं पता। ये जो क्रिया है ये कैसी है, भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है या नहीं? तो मैंने फर्स्ट में आपको क्या बताया था कि ने विभक्ति मिले प्लस क्रिया क्या हो, भूतकालिक हो, तो आपका वो सेंटेंस जो है किसका होगा, कर्म वाच्य का होगा। किसका होगा, कर्म वाच्य का। अब आपसे पूछ ले भाई कर्म वाच्य की ये कौन सी स्थिति है, तो कौन सी स्थिति है, कर्ता मौजूद है, इसलिए कर्ता युक्त, कर्ता युक्त कर्म वाच्य। अब आया समझ में इसका, प्रवीण? अच्छा चलो, विपिन बेटा? प्रवीण का जवाब नहीं आया बेटा। ओके, फर्स्ट चीज फंडामेंटल क्लियर हो गया। सेकंड फंडामेंटल क्या है आपका, कि मैंने क्या कहा है, ने विभक्ति नहीं हो और क्रिया किस में हो, भूतकालिक में हो।
तो यहां पर अगर मैं ले लेता हूं, जैसे सेकंड का उदाहरण लेके, यहां लिख देता हूं वह पढ़ा। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा लिख देता हूं कि अध्ययन एक मिनट, इसमें अध्ययन के आगे लिख लेते हैं कल। कल अध्ययन हुआ था। ओके, अब इसमें क्या है, वह पढ़ा, तो वह तो कौन हो गया, कर्ता। मान लो कर्ता आ गया, लेकिन कर्ता के साथ जो है, ये जो कर्ता का ये संज्ञा का किसके रूप में, सर्वनाम के रूप में आपके पास प्रयोग हो रहा है। और पढ़ना जो है उसकी क्या हो रही है, क्रिया। वह कब पढ़ा, यानी कौन सी क्रिया में गठित हुआ, तो वो किस में चला गया, भूतकाल में। किस में चला गया, भूतकाल में। ऐसे ही यहां पर अगर समय आ गया कल, क्या आ गया, कल, समय हमें पता चल गया। और कल मतलब बीता हुआ समय, ये किस में चला गया, भूत, किस में चला गया, भूतकाल में। तो जब भूतकाल में आपको क्रिया घटित मिलती है और ने विभक्ति नहीं हो, तो भी जो है वो वाक्य कैसा होगा, इसमें कर्ता मौजूद नहीं, इसलिए ये कैसा रहेगा, कर्ता रहित। कर्ता रहित, समझ में आ गया, आया या नहीं आया, हाँ या ना। ठीक, मेनली चीज ये है बच्चों, आपको दो चीज जो मैंने लिखवाई है, ये कर्मवाच्य की पहचान, ने विभक्ति मिल रही है उस वाक्य में, क्रिया आपको भूतकाल में मिल रही है, आंख बंद करके लिख देना कर्मवाच्य। समझ में आ गया, ने विभक्ति उस वाक्य में नहीं मिल रही, लेकिन क्रिया को आपने देखा, वो क्रिया जो है भूतकाल में घटित हो चुकी, समझ में आ गया, तो भी किस में आएगा, कर्मवाच्य में। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ने विभक्ति का प्रयोग कृत्यवाचक के साथ भी होता है, और कृत्यवाचक की मैंने आपको कल विशेषता बताई थी, उसमें वाक्य आक्रमक भी हो सकता है और कैसा, सक्रमक भी हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा जो है वाक्य कैसा मिलेगा, सक्रमक मिलेगा। इसमें आप लिख लेना, इसमें जो वाक्य है, वाक्य जो है वो हमेशा कैसा मिलेगा, सकर्मक। कैसा मिलेगा, सकर्मक। एक मिनट इसको हटा दे, सकर्मक। समझ में आ गया, ये कर्मवाच्य की तीन मूल अवधारणा है, इसको आपको याद रखनी। ओके, नेक्स्ट चले। ठीक, अब आपका आता है सबसे लास्ट, जो आपका है वो है संयुक्त वाच्य। ओके, तो संयुक्त वाच्य जो है आपका क्या कहता है, तीसरे नंबर का, जिसमें हम दोनों चीज हमें मिलेगी, अर्थात भाव वाच्य। कृत हो गया, कर्म हो गया, अब मुझे भाव की अवधारणा मिल गई, जिसमें आपका कर्ता भी मौजूद है, हो सकता है, और न ही कर्म मौजूद हो सकता है। इस भाव में ना तो आपको कर्ता मिलेगा और ना ही कर्म मिलेगा, यानी संयुक्त, ना तो कर्ता ना कर्म, इन दोनों के जो है बिल्कुल अनुसार नहीं होता, बल्कि जो असमर्था के भाव, यानी जो हमें समर्थ योग्य नहीं हो, वो भाव आपको संयुक्त जो आपका है उसमें भाववाच्य संज्ञा में आपका मिलेगा। तो आपका कहने का मीन क्या है, कि आपसे अगर कोई पूछता है कि भाववाच्य जो है किसे कहते हैं, तो भाववाच्य में आप लिख सकते हो कि इसमें जो भाववाच्य है ये किसका भेद है, बता सकते हो,
भाववाच्य जो है वो किस वाच्य का भेद है? क्रिश, भाववाच्य जो है वो किस वाच्य का भेद है? प्रवीण, विपिन, एक प्रत्ययवाच्य का। वेरी गुड। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो इसमें जो भाववाच्य में हम क्या कह सकते हैं, इसका इंग्लिश मीन मैंने बता दिया था आपको। क्या बताया था? इम्पर्सनल। क्या है वाच्य मतलब? वॉइस। ओके, तो इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जिस वाक्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, प्रधानता मतलब समझ गए ना, प्रधान, प्रधानता न होकर, न मतलब नहीं, न होकर आक्रमक। भाई कर्म में तो कौन सी मिल रही थी? सकर्मक। इसमें कौन सी मिल रही है? अकर्मक क्रिया का भाव क्या होता है? प्रमुख होता है या प्रधान होता है, प्रमुख होता है। ओके, दूसरी चीज इसमें आप ये कह सकते हो कि ऐसे वाक्यों में, ऐसे कैसे वाक्य मतलब भाववाच्य वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में क्रिया कैसे मिलेगी? एक वचन, पुल्लिंग, कोमा, कैसी, कैसी है? अक्रमक। स्टार लगा के लिख लेना इसको। तथा, संस्कृत में आपने पढ़े होंगे ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष पढ़े होंगे ना, अन्य पुरुष में रहती है। जैसे हम लेते हैं मोहन से चला नहीं जाता। एक ये हो गया। सेकंड इसका उदाहरण जैसे हो जाएगा आपका, अब जो मैंने आपको कल बताया था, मुझसे सहा नहीं जाता। ओके, तो इसमें आपके पास जो मैंने दो सेंटेंस दिए हैं, इसमें क्या है? पहले में क्या है? चला, और दूसरे में क्या है? सहा। ये चीज आपको मिली है। ये ही क्रियाएं क्या है? प्रमुख है। ये जो है क्या है? क्रिया। और ये ही क्या है? प्रमुख है। भाई मोहन से क्या नहीं हो पा रहा? चला नहीं जा रहा। अब मुझसे क्या नहीं हो पा रहा? सहा नहीं जा रहा। यानी मेरे भाव आपको पता चल गए। आप जैसे बार बार जो है मेरी बात नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, तो मैं क्या कहूंगा कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, यानी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो मेरे क्या है? भाव है।
और इसी वजह से ये चलना, सहना, ठीक है, खोना, ये जो है किसके आपके उदाहरण मिल जाएंगे, भाववाच्य के। इसलिए इस उदाहरणों में या इन उदाहरणों में भाववाच्य है। समझ में आ गया? तो इसके आधार पे अगर मैं आपको जो है दो सेंटेंस जैसे देता हूं, उसमें मुझे बताना कि उसमें भाववाच्य है या नहीं है। उदाहरण नंबर 1, मैं कहता हूं आंखों में, भाई ज्यादा जैसे मोबाइल देख लेते ना, जब आंखों में दर्द के कारण मुझसे क्या नहीं हो पा रहा, पढ़ा नहीं जाता। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो उपयुक्त वाक्य है इसमें कौन सी क्रिया है। नंबर ए जो है मैं लिख देता हूं अकर्मक, और नंबर बी जो है वो है सकर्मक। ए आएगा, बी आएगा। जल्दी आंसर दीजिए, फास्ट। क्या हुआ, उपयुक्त वाक्य में तो पूछा है मैंने। भाई आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अकर्मक है या सकर्मक। प्रवीण ए, कृष ए, विपिन। विपिन गायब है, नहीं है। चलो, पता नहीं कहां गया, कोई दिक्कत। देखो, इसमें आपके पास है यानी जिसके साथ कर्म निहित न हो, यानी नकारात्मक, तो इसलिए इसका आपका क्या आ जाएगा, अकर्मक क्या है, क्रिया है। और जहां अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा, भाववाच्य। वाक्य कैसा हो जाएगा, भाववाच्य। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको जो है ये चीज करनी है। ओके, आगे चले। अब आपके आते हैं, भाई हमने जो है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तो पढ़ ली, लेकिन हमें जो है ये नहीं पता चला सर कि मैं परिवर्तन कैसे करूंगा। मेरे सामने वाक्य आएंगे, मुझे उनको कैसे बदलना है। तो उसके लिए आपके पास हम हिंट दे देते हैं कुछ, कि वाक्य जो है परिवर्तन कैसे करने, यानी आपको कैसे बदलने। तो उसमें सबसे पहले आपका, हम जो है कृत्यवाच्य है था आपका, पहला कौन सा था, कृत्यवाच्य। ओके, सेकंड था अकृत्य। तो अकृत्य में कितने भेद थे, दो, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम जो है वो पढ़ेंगे कि कृत्यवाच्य का वाक्य मिलेगा, उसको आपको कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करना है, नंबर 1। ओके,
नंबर 2 जो है कृत्यवाच्य मिलेगा, उसको जो है भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करना है, ये 2 चीज हो। ठीक है। नंबर 3 जो है, मान लो भाववाच्य आपके पास मिलता है, उसको कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करना है। ओके, ये जो है आपको मैं पहचान बताऊंगा। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो वाक्य कृत्य का है या कर्म का है या भाव का है। क्योंकि एग्जामिनर क्या है, आपको ये नहीं देगा कि भाई मैंने आपको कृत्यवाच्य दिया है कर्म में बदलिए, कर्म दिया है भाव में बदलिए, भाव दिया है कृत्य में बदलिए। ये चीज आपको एग्जामिनर नहीं बताएगा, बल्कि हमें उस सेंटेंस में पता करना होगा कि वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वाक्यों की पहचान। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य जो है किसका है, तो वाक्यों की पहचान, ये आपकी हेडिंग। क्योंकि परिवर्तन करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाक्य मेरा किसका है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले था हमारा कृत्य। तो कृत्य का ध्यान पूर्वक ध्यान रखना कि कैसे पहचान आपको मिलेगी। सिंपल सी चीज थी, अगर आपने जो है परिभाषा अच्छे से याद कर ली होगी या उदाहरणों से समझ लिया होगा तो आपको पता होगा कि कृत्य वाच्य की जो है आपको पहचान कैसे मिलेगी। समझ में आ गया। पहली चीज तो जो करता है किसके साथ, भाई बिना विभक्ति सहित मिलेगा, बिना विभक्ति के होता है। ओके। दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी कि कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति मिलेगी, ने विभक्ति। ने विभक्ति होती है। ये दो स्थिति अगर आपको मिल गई तो समझ लेना ये क्या है, कृत्यवाच्य। ओके। सेकंड था हमारे पास कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की आप पहचान कैसे करोगे कि नंबर 1 कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति बताई थी मैंने, से बताई थी, या क्या बताई थी, द्वारा, द्वारा बताई थी। मैंने इसको आपको ब्रैकेट में ये भी लिखवाया था कि भाई आपके पास के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। विभक्ति होती है अगर जिस सेंटेंस में से या के द्वारा विभक्ति मिले तो आप पहचान तुरंत कर लेना कि वो क्या है, कर्मवाच्य है। ओके। उसके बाद जो आपकी मुख्य क्रिया है, भाई इसमें तो जो क्रियाएं थी कृत्यवाचक में आपकी जो है क्या मिलेगी, अकर्मक भी मिलेगी और कौन सी मिलेगी, सहकर्मक। ठीक है, मिलेगी। लेकिन इसमें जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा कैसी मिलेगी आपको, मैंने आपको बताया था भाववाच्य और कर्म में। यानी कर्म में तो कैसी मिलेगी, सहकर्मक, और भाव में कैसी मिलेगी, अकर्मक। तो मुख्य क्रिया कैसी मिलेगी, सहकर्मक।
कर्मक। ओके, यहां तक आपका क्लियर। और इस मुख्य क्रिया में ये चीज ध्यान रखना, और उसके साथ, उस मुख्य क्रिया के साथ, जैसे मैंने मुख्य क्रिया लिख लिया जाना, ये हमारी मुख्य क्रिया होगी। इस क्रिया का जो ये क्रिया है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। जाना यहां पर लिख देता हूं, जाना क्रिया का लिंग कोमा वचन, ये दोनों जो है कालानुसार यानी काल के अनुसार, जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार, कालानुसार रूप जुड़ा होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में जो है थर्ड चीज आपको क्या मिलेगी कि जो सामान्य कैसे मिलेगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बार बार मैं लिखवा रहा था, भूतकालिक। सामान्य जो क्रिया है, सामान्य भूतकाल, क्या चीज, क्रिया। ओके, ये चीज आपको मिलेगी किसमें, कर्मवाच्य में। अब तीसरा बच गया हमारे पास हमारा भाववाच्य। ओके, भाववाच्य क्या कहता है कि कर्ता के साथ, नंबर एक चीज, कर्ता के साथ से या कौन सा चिन्ह, के द्वारा कारक चिन्ह होता है। नंबर एक चीज। नंबर दो, क्रिया कैसी होगी, अकर्मक या सकर्मक, अकर्मक। भाई कर्मवाच्य में तो क्या थी, सकर्मक, और इसमें क्रिया अकर्मक होती। ओके, अब आप कहोगे सर कर्मवाच्य में भी आपने बता दिया सेवक के द्वारा, कंफ्यूज हो गया। अगर सेवक के द्वारा विभक्ति चिन्ह के साथ सकर्मक क्रिया है तो कर्म, और अकर्मक है तो भाव। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें तो जो क्रिया का जो लिंग वचन है वो काल के अनुसार बदलेगा, लेकिन इसमें जो क्रिया है वो हमेशा क्या इसमें रहेगी, एक वचन पे। किसमें रहेगी, एक वचन, सदा एक वचन। ये दो चीज देखो, ऊपर की चीज सेम थी लेकिन ये दो चीज आपको अलग मिलेगी, एक वचन और कैसी, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग में होती है। यहां तक आपके समझ में आया। मेनली क्या है कि आपको हमें वाक्य की
पहचान होना जरूरी है। वाक्य की हमें पहचान नहीं होगी तो हम परिवर्तन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। ओके, तो ये चीज आपके पास थी। ठीक है, कल जो है हम अलग अलग वाक्य देंगे और उन वाक्यों से जो है दूसरे वाक्य बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, परिवर्तन के क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो चीज हमारी बच जाएगी, जिससे हमारे 4 नंबर जो है क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं।